नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयास में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टीईटी में अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कशन करने की एक सीरीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गणित से और हम एक लाइन से गणित के सारे क्वेश्चंस करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 के जो टीईटी हुआ था 2019 में, उसमें गणित के सेक्शन है और सबसे पहले हम प्राइमरी वाला करेंगे, उसके बाद हम मिडिल वाला करेंगे। ठीक है, तो जो गणित के 30 क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे बढ़िया से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसा कि है आपका, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका कि आयत की जो लंबाई है आपकी, जैसे मान लीजिए कि ये आयत है। ठीक, आयत की जो लंबाई है यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक, ये 60% बढ़ जाता है और चौड़ाई जो है वो कितने प्रतिशत से कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल जो पहले था वही बाद में भी रह जाए। ठीक, तो इसकी मैं आपको 2-3 अप्रोच बता दूंगा कि मतलब कैसे इस क्वेश्चन को करें। ठीक, जैसे पहले कि हम एक मान सकते हैं, हमें क्योंकि क्वेश्चन में प्रतिशत दिया हुआ है, कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, मान लीजिए लंबाई 15 है, ठीक, और चौड़ाई 10 है, तो इसका प्रारंभिक मतलब क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी है 15, चौड़ाई है आपकी 10। ठीक, क्षेत्रफल कितना होगा 150। ठीक, यहां से अगर आप क्वेश्चन के अनुसार देखें कि आयत की लंबाई जो है वो 60% से बढ़ा दी जाती है, तो 15 का 60% कितना होगा, 20 से काट दीजिए 5 और 5 से इधर कट गया 3, 9। 15 का 60% जो होगा वो होगा 9, तो 15 9 24, तो नई लंबाई कितनी है 24। तो लंबाई अब कितनी हो गई है 24। मान लीजिए कि चौड़ाई जो नई वाली है वो b है और क्षेत्रफल कहा गया है कि बदला नहीं है, मतलब अपरिवर्तित रहे, तो b कितना होगा 150/24। ठीक, काट दीजिए, 4 से काटेंगे, जैसे कि आप सीधे 3 से काट दीजिए, 3 8 24 और 3 50, फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ होगा 25, 4 से तो कटेगा नहीं, 25/4। अगर इसको दशमलव में लिखें तो 4 6 24 और 25। ठीक, 6.25। तो पहले हमारी चौड़ाई थी 10, अब हमारी चौड़ाई है 6.25, तो अंतर कितने का आया, अंतर आया 3.75 का। अब मान लीजिए हमें प्रतिशत में अंतर निकालना है कि कितना प्रतिशत कम हुआ, तो अंतर कितना है 3.75। कितने पे, 10 से कम हुई है ना। जितने अंतर प्रतिशत अंतर उसी पे निकाला जाता है कि जो बेस होता है। हमें पहले तो वाली पता है ना, पहले वाली कुछ थी उसी से तो कम हुआ होगा कुछ। अब प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 से गुणा है तो दशमलव का स्थान दाएं खिसक जाएगा, तो कितना होगा 37.5%। ये हो गया इसकी एक अप्रोच कि हम कुछ भी वैल्यू अज्यूम करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में परसेंटेज ही दिया है तो हम ऐसे करके लगा सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कि आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई l मान लीजिए, चौड़ाई को हम b मान लेते हैं। ठीक, तो एरिया क्या होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल जो होगा वो l इंटू बी ही तो होगा। ठीक, आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ जो है वो, मतलब लंबाई जो है वो 60% से बढ़ा दी जा रही है, मतलब यल जो है उसमें बढ़ाया कितना गया, यल का 60%। ठीक, तो यहाँ 3/5 हो गया। ठीक, l प्लस 3l/5, 5l प्लस 3l बराबर 8l/5। ये हो गई हमारी नई लंबाई, और हमें क्या करना है कि नई चौड़ाई पता करनी है, तो उसके बाद हम पता कर सकते कितना प्रतिशत हमारा घटा। तो हम क्या करेंगे 8l/5 इंटू, मान लीजिए नई चौड़ाई जो है वो b डैश है। ठीक है, b डैश कुछ भी मान सकते हैं, कैपिटल भी मान सकते हैं, और एरिया तो आपका चेंज हो नहीं रहा है, l से l कट गया, b डैश कितना हुआ, ये 5 यहाँ भाग में है मतलब नीचे, तो ये ऊपर हो जाएगा 5b/8, यहाँ पे गुणे में तो ये नीचे आ जाएगा। आपकी नई चौड़ाई है 5b/8, सबसे पहले आपकी चौड़ाई थी b, तो आपको प्रतिशत अंतर निकालना है कि कितना प्रतिशत घटा, इसमें से इसको घटा लीजिए 8। बेस क्या था, आप किस पे निकाल रहे हैं b, और गुणा कर देंगे हम 100 से, 8b में से 5 में गया 3b/8, नीचे b था, b गुणे 100, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 25, आएगा 75/2, फिर से वही आंसर आएगा 37.5। ठीक है, आंसर वही आएगा आपका। अब
मैं आपको एक थोड़ा सा और टेक्निक बता देता हूँ जिससे और जल्दी कर सकते हैं आप ये जानते होंगे कि 100 पे किसी चीज़ को कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं 60 हो गया 100 से, तो आप तुरंत जान सकते हैं 40% कम हो गया है, क्योंकि 100 से परसेंट 100 पे ही तो कैलकुलेट होता है, ठीक है। आप किसी वैल्यू को 100 में करके फिर वो देखते हैं कि कितना डिफरेंस आया, तो 100 से 60 का मतलब 40 का अंतर आया, 40% घट गया। ऐसे ही आप इसमें भी रख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कि आपको निकालना है कि चौड़ाई में कितनी कमी हुई, ठीक है। मान लीजिए कि लंबाई भी 100 है और चौड़ाई भी 100 है। यहाँ ये मत सोचिए कि यहाँ पे तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग, ठीक है। आयत जो है वो वर्ग में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी दोनों वर्ग जो है, आयत का ही एक स्पेशल केस है, जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है तो वर्ग हो जाता है। आपसे क्या कहा गया है कि जो ये है लंबाई आपकी 60% बढ़ गई तो 100 से 160, बी का तो पता ही नहीं है और एरिया नहीं बदल रहा है, मतलब 100 गुणे 100 ही रहेगा। एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया, बी बराबर कितना होगा 1000/16, 4 से कट गया 4 बार और यहाँ 250, फिर 2 से काट दीजिए 125 बराबर, अगर आप ऐसे 2 से भाग देंगे 62.5 आ गया, तो नई चौड़ाई 62.5। अब 100 से 62.5 माने अंतर कितने का है 37.5 का। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि समझ ज़्यादा लग जाएगा। आप अगर 100 में से 62.5 घटाएंगे तो इतना ही आएगा। अब क्योंकि 100 बेस है तो परसेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से जो चेंजिंग हो रही है वही तो परसेंटेज है, ठीक। ऐसे आप ये आपको थोड़े समझ बाद में समझ में आएगा। आप जो दूसरा प्रोसेस मैंने बताया था वही सबसे पहले बेसिक वाला वही समझिए, ठीक है। वो समझ जाएंगे तो ये सब भी बाद में समझ ही जाएंगे। जब मैं चैप्टर्स बताऊंगा तो आप और अच्छे से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी घन के आयतन का संख्यात्मक मान उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। मतलब घन का जो आयतन है v है, उसकी जितनी भी भुजाएं, जैसे मान लीजिए एक भुजा a है, ठीक है, जितनी भी भुजाएं हैं सबका योग जो है उसके बराबर है। तो घन का आयतन क्या होता है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आपको सूत्र जरूर पता होने चाहिए। आयतन होता क्या है, आयतन होता क्या है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और एक घन बनाता हूं मैं, भाई ठीक है, घन ये आपका घन, ठीक। घन में आपको एक खासियत ये जाननी होती है कि घन की जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी बराबर होती है, ठीक। तो और आपको ये पता है आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। मान लीजिए आपकी ये लंबाई है, ठीक है, अगर भुजा ए मानते हैं और सारी भुजाएं इसमें बराबर होती है। चौड़ाई अगर हम इसको मान लेते हैं ए और ऊंचाई ये, ठीक है, तो आयतन क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई भी ए ही है और ऊंचाई भी ए ही है, तो आयतन हो गया ए क्यूब, ठीक। तो घन का जो आयतन हो गया ए क्यूब। अब भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है ये ए क्यूब। कितनी भुजाएं हैं, ऊपर की भुजाएं हो गई 4, नीचे वाली हो गई 4 और ये 4 थी 12, टोटल 12 भुजाएं। आप देखिए विजुअलाइज करिए इसको, 1 2 3 4, ठीक, 2 इधर 6, 2 पीछे 8 और 1 2 3 4 नीचे ऊपर 4, तो मतलब 4 4 8 और 4 12 भुजाएं हैं। तो हर भुजा की लंबाई ए है और 12 भुजाएं, तो कितना हो जाएगा 12a। यहाँ से a क्यूब अपान a कर लीजिए तो 12 आएगा, एक पावर ऊपर रह जाएगी माइनस हो जाएगी, a स्क्वायर बराबर 12, ठीक। निकालना क्या था, घन का कुल क्षेत्रफल। घन में आपको कितने फलक होते हैं, एक आगे वाला, एक उधर पीछे वाला 2, अगल बगल 4 और ऊपर नीचे 6, और हर फलक एक स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर, चारों भुजाएं बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और 6 फलक है इसमें, तो टोटल कितना इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा घनाभ का 6a स्क्वायर। तो आपको ए स्क्वायर पता है और आपको निकालना है 6a स्क्वायर, तो 6 का गुणा करेंगे 12 में, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप रिपीट करके देख लीजिएगा। मेंसुरेशन में थोड़ा समय लगेगा समझ में आने में, जो आर्ट साइड वाले हैं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन टीटी और सीटेट में नहीं आता है कि आप ना कर पाए। एक प्रारंभिक स्तर की गणित ही आती है, और जो पहले से पढ़े हुए हैं गणित क्षेत्र में है अभी भी, तो वो लगा सकते हैं, उनको थोड़ा कम प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं वो थोड़ी प्रैक्टिस करें, उनका भी हो जाएगा। आप 30 में से कम 27-28 नंबर तो ला ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2018 में अमित का कितना वेतन था, 1,26,500 रुपए। ये अमित का वेतन था 2018 में, ठीक। कहा जाता है कि 2016 से 18 के बीच अमित के वेतन में 10% और 15% की बढ़ोतरी होती है।
अब 2016 में अमित का कुछ वेतन था, 10% से ये बढ़ गया, ठीक है। हम पहुंचते हैं 2017 में। अब जो है अमित की कंपनी का मालिक और खुश हो जाता है, ठीक। तो ये कहा गया था कि बेटा अब तुमको हम 15% का हाइक दे देंगे। 2018 में इनको 17 से 18 के बीच में 15% और बढ़ जाता है, और 2018 में इनके पास ये सैलरी होती है, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है अमित भाई की। अगर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि x, ठीक है, 2016 में x है, उसका 10% बढ़ाएंगे, फिर 15% बढ़ाएंगे, तो हमें 2018 की सैलरी मिल जाएगी, उसके हम इसको बराबर कर देंगे। लेकिन परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, वहाँ पे आप एक डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं कि हम 100x मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में 100 अगल बगल आएगा ही, काटने पीटने में या कैलकुलेशन करने में थोड़ी ही सरलता होगी। मान लीजिए कि 100x है, ठीक है, ठीक है। 10% बढ़ता है 2017 में, तो 100 का 10% होगा है 10, ठीक, मतलब 10x बढ़ गया। यहाँ पे आए इनका कितना हो गया, इस टाइम भाई साहब पा रहे हैं 110x रुपए, ठीक। अब बढ़ाया गया 2018 में 15%, 110 का 15% निकालना है, मतलब 110x तो है ही है, बढ़ा कितना 110x का 15%। इसका 15% आप अगर निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, मतलब 33/2। 110x में जोड़ना कितना है, 33x/2। 110x में 2 से गुणा होगा 220, और 220 में 33 जोड़ेंगे तो 253x/2। ये आपका 2018 में सैलरी हो गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 2018 में सैलरी 1,56,500 थी, ठीक है। यही बराबर है 253x/2 के। यहाँ दो भाग में यहाँ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक। अगर हम गुणा करते हैं, मान लीजिए यहाँ से गुणा कर दें, तो 253x किसके बराबर हो जाएगा, 2 से गुणा करिए आप, 0 0 तो लगा ही रहेगा, 2 पंचे 10 के 0, 1 हासिल, 2 छंग 12, 1 13 के 3 हासिल, 1 2 दूना 4, 1 5 और 2 1 2, ठीक है। यक्स बराबर कितना होगा 253, 000/253। यहाँ से अगर आप काट देंगे तो यक्स बराबर कितना मिलेगा आपको, ठीक। लेकिन हमें एक्स तो निकालना नहीं था, हमने 2016 में सैलरी क्या मानी थी 100x, और हमें x पता लग गया तो हम 100x को भी निकाल सकते हैं। तो 100x यहाँ से क्या होगा, मतलब x में 100 का गुणा, तो हम 1000 में क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। 3 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे, एक के बाद कितने जीरो लगेंगे, 3 4 5। तो 2016 में अमित भाई साहब की सैलरी जो थी वो 1 लाख रुपए थी, उसके बाद 10% बढ़ा, 1,10,000 हो गए। अगर आप यहाँ 100 से गुणा कर, मतलब 1000 से गुणा कर देंगे, उसके बाद फिर 15% बढ़ा, 1,26,500 हो गई। ये आपका एक बेसिक तरीका है, इसमें आपकी गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ, मतलब ट्रिक क्या, वो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है। ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं, सब बेसिक से ही आता है, बेसिक को ही कट कर देते हैं तो ट्रिक बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक्स है इसकी सैलरी, ठीक, 10% बढ़ा, तो 10 मतलब 10 पे 11 हो गया, 10 सैलरी थी तो 11 हो गई, ठीक है, 11x/10। फिर 15 बढ़ा, मतलब अगर आपको थोड़े परसेंटेज याद हैं तो 15 मतलब 23/20, ये किसके बराबर होगा 1,26,500 के, ठीक है। ये अगर आप डायरेक्ट काटना चाहें तो इसे काट सकते हैं, 11 कम 11 बचा, 1 11 कम 11, 11 बचे 55, यहाँ आ गया डबल जीरो, 23 पंचे 115, यहाँ हो गया 500, यक्स बराबर 20 दामा 200, 500 का गुणा करेंगे 200 में, तो 5 का 2 से गुणा हुआ तो 10, बाकी 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, 2 3 4, 1 लाख, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब ये क्वेश्चन नॉर्मली जो थोड़ा सा मैथ में ठीक होंगे वो ऐसे ही लगभग कर लेंगे कि पहले हमने 10% बढ़ाया कि मतलब कि 10 से 11 कर दिया, ठीक, उसके बाद 15% बढ़ाया मतलब 20 का 23 कर दिया, और वो वैल्यू इतनी है, यहाँ से कैलकुलेशन करके ऐसे ला सकते हैं। लेकिन आपके पास टीईटी या सीटेट में टाइम रहता है, आप एक्स मान के लगाइए, लेकिन गलत मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 6 और 432 है। तो कहा गया है कि मासा जो है 6, लासा जो है वो 432 है, और क्या है इनमें से एक संख्या 48 है, फर्स्ट नंबर 48 है
सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं, x की वैल्यू में निकालनी है। एलसीएम एचसीएफ का एक रूल होता है, फॉर्मूला होता है, मतलब लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या होता है? लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक, तो लासा हमारे पास क्या है? 432। मासा क्या है? 6। पहली संख्या क्या है? 48 और दूसरी संख्या हमने यक्स मानी है, वो हमें निकालनी है। डायरेक्ट कैलकुलेशन से अच्छा है आप इधर गुणे में है, नीचे आएगा भाग में हो जाएगा ये 48, यहाँ आइए 48। ठीक है, 6 से हम काटते हैं तो 8 बार चला जाएगा, 8 से ये हम काट देते हैं, 8 पंचे 40 और 832। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 54। ठीक, 54 आपकी जो है वो दूसरी नंबर थी। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये मैं आपको एलसीएम इससे पढ़ाऊंगा तो फिर से बता दूंगा, लेकिन लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। किसी भी क्वेश्चन में 3 चीजें दी हुई हैं तो आप चौथी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे, क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको हल्का सा फॉर्मूला वगैरह पता है, आपको रख के वैल्यू कैलकुलेशन ही करनी है। क्वेश्चन है, यदि महीने की 16 तारीख को तीसरा शुक्रवार पड़ता है। ठीक, ये जो आपका एक शुक्रवार हुआ पहला, फिर दूसरा शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार पड़ रहा है कब? 16 तारीख को। 16 तारीख को आपको पड़ रहा है शुक्रवार। क्वेश्चन पूछते हैं ये कि उसी महीने के चौथे मंगलवार को क्या तारीख होगी? तो शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। ठीक, 17, 18, 19, 20 तारीख को आपका मंगलवार पड़ गया। अब हम ये कैसे जानेंगे कि तीसरा मंगलवार है कि चौथा? अगर मान लीजिए कि पहली तारीख को ही मंगलवार पड़ गया, मैक्सिमम कंडीशन तो यही हो सकती है कि पहली तारीख को ही मंगलवार पड़ जाए, तभी सबसे ज्यादा मंगलवार उस महीने में पड़ सकते हैं, क्योंकि 4 या मंगलवार होंगे या 5, इससे ज्यादा किसी महीने में हो नहीं सकते। तो अगर 1 तारीख को मंगलवार रहा होगा तो 1 में 7 जोड़ देंगे, 8 तारीख को मंगलवार रहा होता, इसमें 7 जोड़ दें 15 को मंगलवार रहा होता, फिर इसमें 7 जोड़ देंगे तो 22 को मंगलवार रहा होता। तो यहाँ तो 20 तारीख है, तो ये मिनिमम होगा, तो तीसरा ही मंगलवार होगा। ठीक, तो अगर तीसरा मंगलवार 20 तारीख को है तो चौथा मंगलवार पूछा है, किसी चीज में अगर 7 जोड़ दें तो वही दोबारा मिल जाएगा। ठीक, अगर आप आज मान लीजिए 2 तारीख है और आज सोमवार है, ठीक, तो अगला सोमवार इस महीने में कब पड़ेगा? +7 यानी कि 9, अगला सोमवार 9 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन्होंने डाल दिया इसमें तो हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं? देखिए यार कुछ है तो नहीं यहाँ पे दिखाने वाला, त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं। अगर मान लीजिए कि यार ये मैं इस पर बना भी मुश्किल पाऊंगा, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ऐसे होता है, इसमें आप याद कर लीजिए त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है में किनारे कितने होते हैं? 6। ठीक है, ये आप 3D में ऐसे बोर्ड में बनाना ही मुश्किल है, तो आप ये याद कर लीजिए कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं? 6 किनारे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 10 रुपए में 6 केले खरीदे और 6 रुपए में 4 केले बेचे जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, हानि प्रतिशत आपको अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे? आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए, आपको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब कितनी हानि हुई है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे तो आपको हानि प्रतिशत पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि 10 रुपए में 6 केले मिलते हैं, मतलब 10 रुपए में कितने? 6 केले। तो अगर हमें कैलकुलेशन में आसानी थोड़ी करनी है तो हमें 1 केले का दाम पता कर ले, यानी कि 1 केले का क्रय मूल्य पता कर लें, 1 केले का विक्रय मूल्य पता कर लें, उसके बाद वहां से हम हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 केले का 10 रुपए में तो 1 केले कितने के होंगे? 1 केले का दाम क्या होगा? 10/6 यानी कि 5/3 रुपए। ये है क्रय मूल्य 1 केले का। आगे बढ़ते हैं, 6 रुपए में 4 केले बेचे जाते हैं, 6 रुपए में 4 केले बेचे जाते हैं, तो 1 केला कितने में? 1 केले को कितने में बेचेंगे? 6/4, भाई ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3/2। जैसे मान लीजिए आप कह दिया गया 6 किलो मिल रहे हैं 12 रुपए में, तो 1 केला कितने का मिला होगा? 2 रुपए का मिला होगा ना। तो क्या किया? 12/6 किया, तभी तो 2 पता चला, तो 10/6 कर दिया हमने, तो 1 केले का पता चल गया। अब आपके पास क्या है? ये है विक्रय मूल्य। ठीक,
आपके पास है क्रय मूल्य, आपके पास है विक्रय मूल्य, इसमें डायरेक्ट ही पूछ लिया गया कि हानि प्रतिशत क्या है। तो मतलब क्वेश्चन में आपको बता दिया गया क्वेश्चन में हानि हो रही है। हानि का भी हो सकती है, आपने कोई सामान 10 रुपए में खरीदा और 15 में बेच दिया, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि लाभ हुआ। अगर आपने 10 में खरीदा कोई सामान और 8 में बेच दिया, मतलब आपने खरीदा तो 10 में था लेकिन आपने बेच दिया 8 में, आपको मिले 8 ही रुपए, तो आपका 2 रुपए का नुकसान हो गया। आप इसमें एक चीज समझ सकते हैं कि जब हम कम में बेचते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कम होता है, तभी हानि होती है। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हटा देंगे तो हानि मिल जाएगी। उसके नीचे बटे में हम क्रय मूल्य लिख के गुणा 100 हानि प्रतिशत मिल जाएगा। भाई हम अपना प्रॉफिट और नुकसान किस पे जोड़ेंगे, क्रय मूल्य पे। तो ना हमने 10 रुपए देके खरीदा, उसके बाद वो कितने में बिका उस पर ही तो डिपेंड करता है कि हमें प्रॉफिट कितना हो। अगर हमने 10 में खरीदा है और 12 में बेच दिया तो हम उसी से तो नापे कि हमने 10 में खरीदा था और 12 में बेचा, मतलब हमें 2 रुपए का लाभ हुआ। यहां से देखिए 5/3 माइनस 3/2, ये हो गया हानि। और क्रय मूल्य क्या है 5/3 से प्रतिशत निकालना, गुणा 100 कर देंगे। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 का 2 गुणा है 6 तो 5 दूनी 10, माइनस 2 का 3 गुणा है 6 तो 3 3 9 बटे 5/3 गुणे 100। अब 10 में से 9 गए 1/6, बटे में अगर दोनों ऊपर नीचे आंसर में है तो गुणा हो जाता है नीचे वाला 1/6 और गुणा करके उलट जाएगा ये 3/5। आपने ये पढ़ा होगा x भागे y अगर है तो इसका हम x गुणा 1/y लिखते हैं। तो 1/y मतलब उल्टा, तो यही 5/3 को हमने 3/5 लिख दिया। ठीक है, 3 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे ये होगा 20, 2 से काट दीजिए 10, आपको 10% का नुकसान हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम में कितने किलोग्राम है। ठीक है, तो आपने एक मापन स्केल पढ़ी होगी, मापन स्केल मतलब किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, फिर यहाँ सेंटी और यहाँ पे मिली। इसमें अगर हमें पता करना है कि कौन किसके बराबर, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं और हम इसके दाएं तरफ चले तो 1 किलो में 10 हेक्टो, फिर डेका में 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, ऐसे ऐसे होता चला जाएगा। मीटर लेकिन लंबाई का है, अगर हमने भार में अगर इसको नाप मतलब भार वाला अगर मापन में करना है, ये किलो मतलब किलोमीटर, यहाँ से अगर मीटर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे किलोग्राम हो गया तो मीटर की जगह पे हो जाएगा ग्राम। ठीक, तो 1 किलो बराबर 10 के पावर 3 ग्राम। पूछा है क्वेश्चन में 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर 1/10⁻³ नीचे आ जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि अगर कुछ भी नीचे है पावर में वो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, मतलब 10⁻³ किलोग्राम कितना होगा 1 ग्राम में। ठीक है, 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 और 36 है क्रमशः, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर। मान लीजिए दो संख्याएं a और b है, अंतर हम लेते हैं। अगर हम अंतर लेने में हमें एक चीज को मानना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। मान लीजिए कि a बड़ी है तो a माइनस b बराबर दिया हुआ है 5, ठीक, और a गुणा b दिया हुआ है 36। अब हमें क्या करना है, इनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर। अगर a बड़ा है और ये हर में जाएगा तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक, छोटे में से बड़े को नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो 1/b माइनस 1/a। जैसे अगर 7 है, ठीक, तो 1/7 जो होगा वो छोटा होगा। अगर यहाँ 7 और 5 है तो इनमें ये बड़ा होगा, क्योंकि ये वाले नंबर अगर बड़ी है और ये हर में चली गई तो ये भिन्न को छोटा कर देगी। ऐसे यहाँ पे हमने a को बड़ा माना है तो इसका मतलब ये वाली जो भिन्न है ये वाली छोटी हो गई, तो बड़े में से ही तो छोटे को घटाएंगे। ठीक है, तो 1/b माइनस 1/a, 1/b माइनस 1/a एलसीएम लेंगे तो a माइनस b/a भी हो जाएगा। a माइनस b की वैल्यू कितनी है 5, ab की वैल्यू 36। बस यही आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था 5/36।
अब जो अगला क्वेश्चन है वो सेम लगभग पहले क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन है यदि किसी कमरे की लंबाई को 10% कम किया जाता है, चौड़ाई को 20% और ऊंचाई को 5% बढ़ाया जाता है तो कमरे के आयतन में परिवर्तन। ठीक है, आयतन आपको बताया था कि आयतन होता क्या है। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रतिशत में दिया हुआ है तो आप कुछ भी अपने आप से एक मान मान सकते हैं। ठीक है, मानना है आप लंबाई को 10 मान लीजिए, चौड़ाई को 10 मान लीजिए, ऊंचाई को 10 मान लीजिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आयतन कितना होगा, यही तो होगा। अब आपको आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। लंबाई क्या किया गया है, 20% से कम किया, मतलब 10% से कम किया गया है। 10 का 10% होता है 1, 10 में से 1 घट गया, 9 आ गया। ठीक, चौड़ाई को कितना कम किया गया है, 20%। 10 का 20% होगा 2, तो 10 में से 2 गया 8। ऐसे ही ऊंचाई को 5% कम किया गया है, तो 10 का 5% 0.5 यानी कि 5% बढ़ाया गया। ठीक है, तो 10.5। ठीक, हमें ये कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको पॉइंट में हल कर लें, अगर या तो एक तो सीधा सीधा है कि आप गुणा कर लीजिए 9 8 72, और 72 को 10 को एक गुणा मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। 72 10 0.5 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 72 का 10 में गुणा होगा तो 720, और प्लस 0.5 मतलब क्या होता है, 5/10 ही तो होता है, मतलब 1/2। और अगर 72 का गुणा होगा 1/2 से तो कितना आएगा, 36। ठीक, 720 प्लस 36, ये होगा आपका गुणा। ठीक है, 736। ठीक है, तो ये आपका 1000 था और यहाँ से 736 हो गया, तो कमी कितनी आई, दो आपकी कमी कितनी आएगी यहाँ पे, मतलब सॉरी 756 होगा। ठीक है, 720 प्लस 36 756। तो यहाँ पे कमी कितनी आएगी, 1000 में से आप 736 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200, 736 क्यों आ रहा दिमाग में, 756 244। ठीक, 244 की कमी आई है कितने पे, स्टार्टिंग में कितना था 1000। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर 10 नीचे है और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 0.1 स्थान पे 0 लग जाएगा, मतलब 24.4% की कमी आई है वॉल्यूम में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्रतिशत में ही वैल्यू दी हुई है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 10 10 10 वहां से आ जाएगा। आप इसको एक्स वाई जेड मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन काफी लंबा पड़ जाएगा, तो आपका बहुत सही टाइम ले जाएगा। ये मतलब ये अप्रोच सही है। ठीक है, और मैंने आपको दोनों अप्रोच और भी बताई थी पहले सवाल में, आप उससे भी ट्राई कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना लंबाई दी हुई है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक, क्या कहा गया कि उन वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो कमरे के फर्श को पूर्णतः, देखिए न्यूनतम संख्या जब टाइल की पूछी जा रही है तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो सबसे मतलब एक ऐसी टाइल होगी, वर्गाकार टाइल लग रही है तो आप इसका HCF यानी कि मासा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी न्यूनतम संख्या टाइलों की लग रही है। मतलब हमें एक टाइल ऐसी ढूंढनी है कि उससे मतलब बड़ी कोई टाइल ना हो। ठीक है, और वही टाइल कितनी लगा दें कि पूरा एरिया कवर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो इसका आप HCF निकालेंगे तो आपको वो टाइल मिल जाएगी जिसको हमें लगाना है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे HCF निकालना है तो हम जैसे अगर मीटर में बना लें या तो दोनों को, या तो सेंटीमीटर बना लें। अगर मीटर में बनाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक, तो हम सेंटीमीटर में बना लेते हैं। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 15 मीटर में होगा 1500 सेंटीमीटर। 1500 सेंटीमीटर यहाँ पे और 17, मतलब टोटल कितनी होगी लंबाई, 1517 सेंटीमीटर। चौड़ाई होगी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर, तो 902 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें अगर इसका HCF यानी कि मासा निकालना है तो हम इसका अभाज्य गुणन करेंगे, 1517 ये और 902। ठीक है, इसमें आपको भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये किससे कटेगी। ये प्राइम नंबर से कटने वाली संख्याएं हैं, यानी कि जिसको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो 1517 अभी तो दिख नहीं रहा किससे कटेगा, 902 दिख रहा है, इसको हम काट के चेक कर लेते हैं एक बार। 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। ठीक, और अब आप यहाँ पे कुछ अब मतलब डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, जैसे 2 से तो कटेगी नहीं, किनारे 2 वाला कुछ है कटने वाला नहीं,
5 4 9 10, 3 से भी नहीं कट सकती। किनारे 51 है, ये 4 से कटता नहीं तो 4 से नहीं कटेगी। किनारे 5 और 0 में से कुछ नहीं है तो 5 से नहीं कटेगी। 2 3 से कटी नहीं तो 6 से नहीं कटेगी। 7 से कट नहीं रही है, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कट रही है, 10। तो आप ये सोचेंगे कि कौन सी प्राइम नंबर से कट रही है। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि ये 41 से कट रही है। 41 एकम 41 और 4 बचेगा, फिर 41 एकम 41 और 11 भी एक अभाज्य संख्या है तो 11 एकम 11। ठीक, इसका तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अगर मैं देखूं कि इनमें कॉमन निकालना है हमें, 2 से ये कट नहीं रहा है, 11 से 11 एकम 11, 4 11 से नहीं कटेगा, 41 से एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो इसका HCF 1 हो जाना है। 41 या 123, फिर 287 और 41 कट गया। ठीक है, 37 भी एक अभाज्य संख्या है तो 37 एकम 37। अब HCF के बारे में आप जानते हैं, यानी कि मासा के बारे में। मासा क्या होता है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड हमें निकाल देना है, उनमें जो भी कामन है। ठीक, कामन क्या है यहाँ पे 41, यहाँ पे 41। तो वो जो टाइल होगी उसका मतलब वर्गाकार टाइल है तो मतलब सारी मतलब भुजाएं उसकी 41 41 होंगी। ठीक, अगर हम पूरे एरिया को एक टाइल के एरिया से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी टाइलें लगी। जैसे मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट आपका टोटल है और एक टाइल का एरिया 5 स्क्वायर फीट है, तो मतलब टोटल 20 टाइलें लगेंगी। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हम करेंगे क्या कि टोटल एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो लंबाई कितनी है 1517, चौड़ाई है 902 और एक टाइल का एरिया क्या होगा, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब 41 गुणे 41। तो अभी हमने 41 वाला काटा ही था, 41 का 22 हो जाएगा, 41 का यहाँ पे 37 हो जाएगा। 37 इंटू 22 ये गुणा करना है तो 22 7 154, यहाँ आया 4, 15 हासिल हो गया, 22 यहाँ 66 और 15 जोड़ देंगे माने कि 81। 814 टाइल्स आपकी 41 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली एरिया वाली, 41 गुणा 41, यहाँ पे तो अगर 41 भुजा वाली आपकी एक टाइल होंगी, 814 टाइल्स टोटल लगेंगी। ठीक है, ये भी पूछ सकता था कि कितनी टाइल लगेगी, तो ये तो पूछा ही, मतलब कि टाइल का मतलब विमा क्या होगा, 41 सेंटीमीटर होगी उसकी भुजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2153 की पावर 167, इसका इकाई का अंक आपको निकालना है। ठीक है, इकाई के अंक में एक कंसेप्ट में आपको डीपली तो बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि ये जो पावर है, अगर पावर में दिया हुआ है, वैसे इकाई का अंक क्या होता है अगर 2153 लिखा होता 3। ठीक है, इकाई के अंक में इकाई का अंक से ही पावर वाला डिसाइड होता है। अगर कुछ भी पावर दी हुई है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक, जितना शेषफल बचता है उसको हम पावर में लिख सकते हैं। तो कोई भी पावर है वो 4 पावर के बाद अपने आप को, कोई भी संख्या 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करने लगती है। तो हम 167 को 4 से भाग देते हैं, 4 चौक 16, बचा कितना 7। ठीक है, तो 4 एकम 4, बचा कितना 3, अब तो कटेगा नहीं तो शेषफल है 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2153 की पावर 3। ठीक है, यो अब हम इसको निकाल सकते हैं कि 3 की पावर 3 बार, तो 3 3 9 3 27, मतलब किनारे आया 7, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि हम एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 25% बढ़ाते हैं तो यह भिन्न 3/5 हो जाती है। ठीक है, मतलब भिन्न है x अपान वाई, ये आपकी जो फ्रैक्शन है इतनी है। ठीक है, हम अंश को 20%, इसको बढ़ाएंगे कितना 20%, और हर को बढ़ाते हैं क्या 25%, इसको बढ़ाते हैं 25%, तो नई भिन्न क्या मिलती है 3/5। अब x का 20%, ठीक है, x का हम 20% बढ़ाएंगे तो x प्लस x का 20%, 20 पंचे 100, तो x प्लस x अपान 5, 5x प्लस x अपान 6x अपान 5, ये आपका अंश हो गया। ठीक है, हर को हम बढ़ाएंगे 25%, मतलब y प्लस y गुणा 25/100, 25 चौके 100, और y प्लस y अपान 4, तो 4y प्लस y अपान 5y प्लस 5y अपान 4, ये हो गया आपका हर। तो हमें क्या नई भिन्न मिल रही है 3/5, 3/5। ये अंश कितना है इसका 6x/5,
और हर कितना है 5y/4, ठीक। ये हर में गुणा हो जाएगा, उलट जाएगा, 6x/5 गुणे 4/5y बराबर 3/5, ठीक। 5 यहाँ भी हर में है और 5 यहाँ भी हर में, कट गया, ठीक है। हमें निकालना है x/y, तो हम x/y को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सबको हम इधर उधर कर लेंगे। 5 यहाँ हर में था, ऊपर जाएगा, अंश में हो जाएगा, तो मतलब 3 × 5। 6 और 4 दोनों यहाँ पे गुणे में थे, नीचे आएंगे भाग में हो जाएगा 6×4, तो 15/24, 3 से काट देंगे, 5/8, ये होगा आपका उत्तर, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए, हमें अंश को 20% बढ़ाना है, हर को हमें बढ़ाना है 25%, ठीक। तो x + 20/100, ठीक है, x को हम 20% बढ़ा दिए, 6x/5 हो गया। इसको हम बढ़ा दिए कितना, 25%, यहाँ पे मान रखते 3/5 हो रहा था, साल कर ली 5/8, उत्तर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में कौन सी 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। संख्याएं दी हुई हैं 5240, 5220, 97,128 और 97,124, ठीक। जैसा कि अगर हमें ऐसे देख के हम एक एक संख्या को अगर भाग दें और ये देखें कि 8 से कौन सी नंबर डिवाइड हो रही है, तो ये हमारे लिए कठिन कार्य हो जाएगा। तो हर कुछ मतलब एक डिविजिबिलिटी रूल बनाए गए हैं, तो मैं यहाँ पे पूरा तो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन 4 और 8 का कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 से रिलेटेड ही 8 है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, इधर चाहे जितना हम बढ़ा दें। जैसे कि 40 है, 4 से 4 × 40 कट गया, तो 52 40 पूरा जो संख्या है ये भी 4 से कट जाएगी। वही बात करते हैं 8 की, तो 8 के केस में आखिरी के 3 अंक, अगर आखिरी के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। अगर 240 को हम 8 से भाग देते हैं तो 8 × 24 पूरा कट के यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, तो मतलब 30, 8 से ही पूरा कट गया, इसका मतलब ये 8 से कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम ये देखें कि 220, इसके आखिरी के 3 अंक 220 में अगर हम 8 से भाग दें तो 8 दूनी 16 और इधर आया 60, 8 सते 56, शेषफल बट गया 4, यानी कि पूरा नहीं कटा, तो ये नहीं कटेगा 8 से। आ गया 128, अगर 128 में 8 से भाग दें, 8 एकम 8, 8 छंग 48, पूरा कट गया, तो ये भी कट जाएगा। इसको अगर हम 8 से भाग दें तो ऐसे डायरेक्ट 8 से काटिए, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पंचे 40 और फिर 4 शेष बच जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 और 3, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में अभी इतना ही, ये मैंने आपको शुरुआती 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं, अगले वीडियो में हम आगे के 15 क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप ये पूरी सीरीज देख लीजिए। टीईटी और सीटेट में मेरे हिसाब से मैंने जो अभी तक पैटर्न देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत रोल है। अगर आपने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं तो आप बढ़िया स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।